हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एकदम फ्री। और अब तो आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स जिनमें है एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, मॉडल्स पेपर्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ना केवल आपकी वार्षिक परीक्षाओं बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही कहा है। अभी देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं, उसको भी मैं बताऊंगी। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम के 2 पेपर्स ऑलरेडी शूट कर लिए हैं। आई मीन वीडियोस, आई होप आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो देखना जरूर बेटा, क्योंकि ये जो मैग्नेट ब्रेन पेपर हैं विद सॉल्यूशन वो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूरी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वही फॉर्मेट है, वही कोर्स है, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। आज हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 3, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं जो बात कर रही थी कि मैग्नेट ब्रेन्स की आ गई है बुक्स जो है आपके लिए। देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कोर्स एक ही हम बात करेंगे जिसमें सभी तरह के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो जितनी भी अभी तक की मैक्सिमम जो विगत परीक्षाएं हैं उनके पेपर्स इसमें है विद सॉल्यूशन, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ सैंपल पेपर सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में प्रति 10 प्रश्न पत्रों को रखा गया है इनमें, जो आपको एक ही बुक में खजाना है। बिल्कुल, तो इन बुक्स को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, क्लिक कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए, और जल्दी से जल्दी उस खजाने को लूटिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपकी परीक्षाओं को क्रैक करने में, आपको सफलता दिलाने में। ये बुक्स हैं आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने मुख्य पृष्ठ पर, जो कि प्रश्न पत्र का प्रथम पेज होता है, जहां पर आप देखेंगे यहां लिखा है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। प्रतिदर्श का अर्थ होता है सैंपल पेपर। विषय है हिंदी, कोर्स है हमारा ए, जिसका कोड होता है क्या, 002। ठीक, यदि हम बात करते हैं सीबीएसई की। इसी तरह से एमपी यूपी बोर्ड में भी यही कोर्स है। क्षितिज और आरोह की बात करें, कोर्स बी में हम स्पर्श और संचयन पढ़ेंगे। सामान्य निर्देशों की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो निर्धारित समय है 3 घंटे। परीक्षाओं में आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक है आपके 80 प्रश्नों को आपको 3 घंटे में पूरा करना होगा। 80 नंबर के प्रश्नों को, अर्थात आ और बा रहेंगे 2 खंड। देख लेते हैं। पहला है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा, ठीक है। खंड का में वस्तुपरक या बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड खा में वस्तुनिष्ठ या वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है, ठीक है। खंड का और खंड खा दोनों को मिलाकर टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 17, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहां आप कह रहे हैं विकल्प है और यहां कह रहे हैं अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सब प्रश्नों को आपको पढ़ना है, आंतरिक विकल्प जो दिए जाएंगे उनको ध्यान में रखना है और सॉल्व करते जाना है। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार ही दीजिएगा। जिस तरह का पेपर बना हुआ है, यदि उसी तरह से आप पेपर सॉल्व करते जाएंगे तो आप समय के भीतर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेंगे और उसको क्रॉस चेक भी करने का समय मिल जाएगा, बशर्ते कि आप सभी निर्देशों का भली भांति पालन करें। खंड का की यदि हम बात करें, कुल प्रश्न कितने हैं, 17। तो खंड का में दिए हैं 10 प्रश्न, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है, ठीक है। खंड का में दिए हैं टोटल 10 प्रश्न और 10 प्रश्नों में उप प्रश्न, सब क्वेश्चंस हैं 49, जिनमें से आपको 40 उप प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब 49 में से 40 के उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आप सीरियल वाइज ही दे दो प्रथम 40 के, आपको जो भी 100% सही लगते हैं उन्हीं प्रश्नों को आप उत्तर देना है, उन्हीं प्रश्नों को हल करना। क्लियर है। खंड खा में कुल 7 हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं आपके 17 ऑलरेडी हम जान चुके हैं।
तो खंड का में है 10 प्रश्न, जिसमें 49 है, 40 करना है। खंड खा में है 7 प्रश्न। सभी प्रश्नों के उनके विकल्प भी दिए गए हैं, अर्थात आंतरिक विकल्प दिए हैं। जैसे निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किसी 2 के उत्तर लिखिए, 4 में से 3 के उत्तर लिखिए, इस तरह से आंतरिक विकल्प दिए हैं। तो मैं बार बार आपसे यही कहूंगी बेटा कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। जितने अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ोगे उतने अच्छे से आप उत्तर लिख पाओगे, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं कि आप भली भांति रूप से यदि सभी वीडियोस देख रहे हो, आपकी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स शामिल हैं, देखे हैं सभी चैप्टर्स के वीडियोस, बिल्कुल सूरदास पद से लेकर संस्कृति तक सभी चैप्टर्स के वीडियोस हैं, कृतिका के सभी चैप्टर्स के वीडियोस हैं। तो आपने यदि उन सभी चैप्टर्स को ध्यानपूर्वक देखा है, सुना है, समझा है, वन शॉट रिवीजन अच्छे से देख सुन लिया है, तो आप पूरे प्रश्नों को बहुत अच्छे से निश्चित समय अवधि के अंदर पूरा कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है आप पर, बशर्ते कि आपने सभी वीडियोस ध्यानपूर्वक देखे हैं, और नहीं देखे हैं तो अब जरूर देखना। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी निर्देश में दिया गया है, जो भी आपको दिए गए हैं निर्देश, उनका पालन करते हुए आगे बढ़ना है। अब चलते हैं हम खंड का, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, और खंड का भी है आपका 40 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर का खंड का है और 40 नंबर का ही आपका खंड खा है। तो अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर, जो कि है अपठित गद्यांश। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर का है आपका गद्यांश है, अपठित गद्यांश है। ठीक, देखो अब इस भाषा को, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ताकि जितने भी प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों के विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को हम तब चुनेंगे जब हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। तो जो रीडिंग टाइम रहेगा आपका 15 मिनट का, उसमें आप बहुत ध्यानपूर्वक अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ताकि पहले से आप आंसर फ्रेम कर सको। क्लियर? पढ़ते हैं। हर भाषा किसी न किसी समाज की एक मातृभाषा होती है। उसका अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है। उस भाषा के साहित्य का अध्ययन करके हम उस भाषा भाषी समाज के बारे में, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है, इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है। यहाँ पर यह बताया है कि कई भाषाएं होती हैं और हर भाषा किसी न किसी की मातृभाषा तो होती है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम विदेशी भाषा को अपनाएं ही ना, या विदेशी भाषा को हम सीखे ही ना। हमें विदेशी भाषा को भी सीखना है, क्योंकि उसकी समझ या उसका अध्ययन बुरी बात नहीं है। इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है और हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। हमारी मानवीय दृष्टि में व्यापकता आती। व्यापकता मतलब एकदम बड़ा, ब्रॉड, ठीक है, और विचारों में उदारता का समावेश होता है। भाषा किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती है। किस तरह का व्यवहार, किस तरह का रवैया हम दूसरों के साथ अपनाते हैं, ये बता देता है कि हम किस संस्कार से पले बड़े हैं या हमारा बैकग्राउंड क्या है। व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। ठीक है, यदि हमारे पास अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी पहचान खो देंगे। यदि हम अपनी मातृभाषा, हम अपनी राजभाषा को ही धूमिल करने पर तुले रहे तो हम अपनी ही पहचान को धूमिल कर देंगे। अपनी भाषा या अपनी मातृभाषा में हमारा हृदय बोलता है। हमारी जो मातृभाषा रहती है ना, उसमें हम अपने भावनाओं और विचारों को बहुत गहराई से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि अन्य भाषा में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा राष्ट्र हृदय उसमें धड़कता है, इसलिए विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक होता है। जब तक कोई राष्ट्र अपनी भाषा को नहीं अपनाता, तब तक वह स्वावलंबी नहीं बन सकता और विकास नहीं कर सकता। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। हम सोच सकते हैं अपनी मातृभाषा में, हम सपने देख सकते हैं अपनी मातृभाषा में, हम विचार कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में। गुणा भाग जो भी उतार चढ़ाव है, वो हम सारे विचारों की जो उथल पुथल है ना, वो मातृभाषा में चलती है। संपूर्ण समाज उसी के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। जरूरत इस बात की है कि हमारे साहित्य का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीर संवेदन मुखरित हों।
हमारा साहित्य विदेशी परंपरा से संबंधित ना होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, अब चलते हैं हम गद्यांश के पहले प्रश्न पर और देखती हूं अब आप इसका सही उत्तर दे पाओगे कि नहीं। तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पहले का उत्तर क्या होगा। गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है कि विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है? पहला ऑप्शन है इससे सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा खा, इससे हम स्वावलंबी बन जाते हैं। स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। स्वावलंबी मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर। ठीक है, इससे मानवीय दृष्टि में व्यापकता और विचारों में उदारता आती है। और घा है उपरोक्त सभी। बताओ, हम विदेशी भाषा का अध्ययन क्यों करते हैं, या ऐसा क्यों कहा गया है कि विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है? इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, स्वावलंबी बनते हैं, व्यापकता आती है और सभी। तो क्या आपको लगता है कि सभी वाला ऑप्शन सही है? मुझे भी यही लगता है कि यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ओके, यस। देखो, इससे सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है, तो भैया हम विदेशी भाषा को हमारी संस्कृति का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बताओ जल्दी। यस। दूसरा है हम आत्मनिर्भर, विदेशी भाषा से कैसे बनेंगे? उपरोक्त सभी कैसे होगा? तो इसमें मानवीय दृष्टि में व्यापकता और विचारों में उदारता आती है। यही वाला सही है। तो ध्यान रखना कि इतनी जल्दबाजी में आप उत्तर मत चुन देना कि उत्तर हो जाए गलत जवाब। समझ में आया? ध्यान पूर्वक सोच समझकर सारे विकल्पों को पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। यहां जो नतीजा देखा वो जल्दबाजी का है, यही मैं बताना चाहती हूं कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो जानते समझते भी गलत टिक करके आ सकते हो। ठीक, चलते हैं आगे। मनुष्य स्वावलंबी कब बन सकता है? मनुष्य आत्मनिर्भर कब बन सकता है? का, जब मनुष्य को अपनी भाषा और साहित्य का ज्ञान होगा। खा, जब अपनी सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान होगा। गा, विचारों में उदारता आने पर। या फिर घा, इनमें से कोई नहीं। बताओ, मनुष्य स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर कब बन सकता है? जब मनुष्य को अपनी भाषा और साहित्य का ज्ञान होगा, जब अपनी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होगा, विचार में उदारता आएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मनुष्य अपनी भाषा और साहित्य पर पूरी पकड़ होगी, उसकी पूरी तरह से वो ज्ञान रखेगा अपनी भाषा का, अपनी सभ्यता का, अपने साहित्य का। ठीक है, अगला है प्रश्न है, उसका अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है, में उसका शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसका अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है? का, विचारों के लिए। खा, मातृभाषा के लिए। गा, सभ्यता के लिए। या घा, संस्कृति के लिए। तो यहां पर कहा गया है मातृभाषा के लिए, क्योंकि जो भी हमने अभी गद्यांश पढ़ा वो मातृभाषा पर था। ठीक है, अगला, विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक क्यों है? विदेशी भाषा, अधिकतर लोग विदेशी संस्कृति की ओर भागे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मातृभाषा का अधिक महत्व है। ऐसा क्यों? क्योंकि मातृभाषा में हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। खा, मातृभाषा में हमारा हृदय बोलता है। गा, मातृभाषा में हमारा राष्ट्र हृदय धड़कता है। या घा, उपरोक्त सभी। सोच समझकर, जल्दबाजी नहीं। यस, इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारी मातृभाषा में हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। मातृभाषा में हमारा दिल हृदय बोलता है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मातृभाषा में हमारा राष्ट्र हृदय धड़कता है। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ही सही होगा। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। क, मातृभाषा का महत्व। ख, मातृभाषा अपनी जीवनी। ग, विदेशी भाषा एक शाप। या फिर घ, इनमें से कोई नहीं। ध्यानपूर्वक देखना कि सबसे अच्छा या सबसे सटीक शीर्षक कौन सा हो सकता है जो अभी हमने पढ़ा। क, मातृभाषा का महत्व। हाँ, यही लगता है कि यही होगा सही शीर्षक। और बिल्कुल, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आया दूसरा, ये भी है आपका 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर में आ जाएगा अब काव्यांश।
निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, कोई खंडित कोई कुंठित, कृशबाहु पसलियां रेखांकित, टहनी सी टांगे बढ़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित, विज्ञान चिकित्सा से वंचित, ये नहीं धात्रियों से रक्षित, ज्यों स्वास्थ्य सेज हो ये सुख से, लौटते धूल में चिर परिचित, पशुओं सी भीत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति सी से प्रेरित मन, तृण तरुओं से उग बढ़, झर गिर, ये ढोते जीवन क्रम के क्षण, कुलमान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, जग जीवन धारा में बहते। अब चलते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है। कौन सा विषय है? का गांव के बच्चों में कुपोषण की समस्या पर, खा गांव के बच्चों में चेतना के ज्ञान का अभाव पर, गांव में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर, या फिर गांव के बच्चों की दयनीय दशा पर। ध्यान पूर्वक, क्योंकि दो जो ऑप्शंस हैं वो बड़े भ्रमित करने वाले हैं। तो सबसे सही है गांव के बच्चों की दयनीय दिशा, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, कुपोषण भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो यही इसका मेन शीर्षक रखा जा सकता है कि या फिर इसी पर केंद्रित ये कविता है, गांव के बच्चों की दयनीय दशा। दूसरा है, दूसरे पद में कवि कह रहा है कि गांव में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा रही है, गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां नहीं है, गांव में बच्चे स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, गांव में बच्चे अपने मित्रों के साथ धूल में कुश्ती जैसे खेल रहे हैं। तो दूसरे पद में कवि क्या कह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं कि गांव में शिशु जन्म हेतु पर्याप्त दवाइयां है ही नहीं, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, पर्याप्त दवाइयां नहीं है, तो उनका जो शुरू से जीवन है वो पूरी तरह से मतलब कमजोर स्थिति, हालत गंभीर। तीसरा प्रश्न है, गांव के बच्चों की स्थिति कैसी है? कुपोषित, कुपोषित मतलब भूखे प्यासे, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, बैलेंस डाइट भी नहीं मिल रही, खिन्न तथा अशिक्षित। है क्षीण काय किंतु कुल के मान का ध्यान करने वाले, क्षीण काय हैं, काया पूरी कमजोर है लेकिन फिर भी कुल का ध्यान रखने वाले। प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए स्फूर्ति से भरे हुए, या फिर पशुओं की तरह बलिष्ठ परंतु असहाय एवं मूक। तो सबसे सही उत्तर तो है कुपोषित भी हैं, खिन्न भी हैं और अशिक्षित भी हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि का रवैया कैसा प्रतीत होता है? जो कवि है वो किस तरह का रवैया रखता है? वे बच्चों की दशा के विषय में व्यंग कर मनोरंजन करना चाह रहे हैं। वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे तटस्थ रहकर बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा का वर्णन कर रहे हैं, या फिर वे बच्चों की शारीरिक और मानसिक दशा से संतुष्ट प्रतीत होते हैं। कवि का रवैया बताया है तो कवि तो वे बच्चों की दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इसीलिए इस कविता के माध्यम से बच्चों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। और मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी, हर एक काव्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्या पता किस्मत से यही काव्य आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा चला आए तब। तो ये बेटा ध्यान से सुनना कि जितने भी ये सॉल्यूशंस हैं, मैग्नेट ब्रेन सॉल्व जो पेपर आपके समक्ष रखा जा रहा है वो आपके लिए है, तो ध्यान पूर्वक इसको सुनो और देखो। अगला प्रश्न है, तृण तरुओं से उग बढ़, खाली स्थान दिया है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? घास फूस की तरह हल्के हैं इसलिए तिनकों की तरह उड़ रहे हैं। है पौधों तथा घास की तरह बिना कुछ खाए पिए बढ़ रहे हैं। है घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं तथा मर रहे हैं। है प्राकृतिक वातावरण में घास और पौधों की तरह फल फूल रहे हैं। तो लास्ट वाला तो हो नहीं सकता, घास तथा पौधों की तरह पैदा हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। ना तो उनके लिए चिकित्सा है, ना प्रॉपर दवाइयां हैं, ना ही पोषित आहार है, तो वो जन्म तो हो रहे हैं लेकिन मरते भी जा रहे हैं। अब एक और कविता है, क्योंकि दो काव्य पूछे जाएंगे जिनमें से परीक्षा में आपको एक का उत्तर देना है, यहां हम दोनों का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। टकराएगा नहीं आज उदित लहरों से,
कौन ज्वार फिर तुझे पार कर पहुंचाएगा। अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभि के घेरे खींचे। पर पहुंचेगा पति दूसरे तट पर उस दिन, जब चरणों के नीचे सागर लहराएगा। गर्त शिखर वन उठे लिए भंवरों का मेला, हुए पिघल ज्योतिष्क तिमिर की निश्चल बेला। तू मोती के दीप स्वप्न में रहा खोजता, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। धूल पोंछ कांटे मत गिन, छाले मत सहला, मत ठंडे संकल्प आंसुओं से तू बहला। तुझसे हो यदि अग्नि स्नात यह प्रलय महोत्सव, तभी मरण का स्वस्ति गान जीवन गाएगा। टकराएगा नहीं आज उन्मद लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे दिवस तक पहुंचाएगा। अब चलते हैं प्रश्नों पर कि प्रस्तुत पद्यांश का एक उद्देश्य प्रतीत होता है क्या। आत्मविश्वास जगाने हेतु दृष्टांत प्रस्तुति करना, मतलब मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना। दूसरा है खा, प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने की प्रेरणा देना, कठिनाई आए मुश्किल आए परंतु कर्म पथ पर अडिग रहना है। तीसरा है गा, जागृति व उत्साहित करने हेतु प्रेरणा देना, जागृति करना है, अवेयरनेस लानी है। या फिर घा, जीवन दर्शन के विषय में प्रोत्साहन देना। तो सबसे सही विकल्प इसका है प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने की प्रेरणा देना, क्योंकि जीवन तो उतार चढ़ाव का ही नाम है। जहां पर जीवन सीधा रहा वहां पर मृत्यु। इसलिए कभी ये तो हमें सोचना ही नहीं है कि भाई सब कुछ सिंपल चले, साधारण चले। सबको सिंपल नहीं चलता, ये जीवन है। तो प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करने की प्रेरणा देना। अगला, तू मोती के दीप स्वप्न में रहा खोजता। प्रस्तुत पंक्ति का क्या भाव है। का, मोतियों के समान आंसुओं को स्वप्न में आने वाले सुंदर द्वीपों पर नष्ट नहीं करना चाहिए। खा, मोती के दीप खोजने के लिए सागर में दूर दूर तक जाकर कष्टदायी विचरण करना होगा। वो पंक्ति सुनी होगी ना, यूं ही नहीं मिलते सहज ही मोती, डुबकी गोताखोर सिंधु में लगाता है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। में जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा, वास्तविकता का सामना करना होगा। घा, यदि ऐसा होगा तो जीवन शिला सा जम जाएगा। मतलब तू मोती के दीप स्वप्न में रहा खोजता, अर्थात जीवन संसाधनों के लिए यथार्थ में रहकर प्रयत्न करना होगा। कल्पना के सागर में गोते नहीं लगाना है कि जब ऐसा होगा तभी हम ये कार्य करेंगे, जब सारी जो परिस्थितियां हैं हमारे अनुरूप होंगी तभी हम कार्य करेंगे। तो कभी भी हमारे अनुकूल तो सभी परिस्थितियां हो नहीं सकती, अर्थात जैसी परिस्थितियां हैं हमें उनमें काम करना होगा। अगला प्रश्न है, तुझसे हो यदि अग्नि स्नात। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है, यदि तुम जीवन की कष्टतम परिस्थिति झेल लोगे तो जीवन तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा करेगा। तुझसे हो यदि अग्नि स्नात। या दूसरा है, यदि तुम आग के दरिया में डूब जाने को तैयार हो तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तीसरा है, जीवन प्रलय के महोत्सव में आग लगाने वाला ही सफलतम वीर कहलाएगा। या फिर घा, यदि तुम जीवन में बलिदान करोगे तो जग सदा तुम्हारे जीवन की सराहना करेगा। तो यदि तुम जीवन की कष्टतम परिस्थितियां झेल लोगे, क्योंकि जीवन में तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं, कभी विपरीत रहती हैं, कभी कठिन रहती हैं, तो जीवन तुम्हारे बलिदान की प्रशंसा करेगा। अगला है, समय को गतिशील करने के लिए क्या आवश्यक है। का, समय का सदुपयोग कर मानव कल्याण में लगे रहना। खा, तुच्छ कार्यों में संलग्न न रहकर समय नष्ट होने से बचाना। गा, अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते रहना। या फिर घा, टाल मटोल समय का चोर कथानुसार स्वस्ति, शुभ कार्य करने में टाल मटोल न करना। समय को गतिशील करने के लिए क्या आवश्यक है। यही आवश्यक है कि अपने हाल की परवाह न करते हुए सकारात्मक भाव से कार्य करते जाना है, दिया बन जलते जाना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार फूलों की ओट व सुरभि के घेरे व्यक्ति के जीवन में क्या कार्य कर सकते हैं। फूलों की ओट और सुरभि के घेरे का है, वे व्यक्ति के जीवन को अपनी सुगंध से शांत एवं एकाग्र कर सकते हैं।
खा है वे अपने औषधीय गुणों से व्यक्ति का जीवन व्याधि मुक्त कर सकते हैं। व्याधि मुक्त समझते हो ना, व्याधि मतलब रोग, रोगों से मुक्त कर सकते हैं। गा है वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। या फिर घा फूल उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए वे जीवन में ईश्वर के प्रति निकटता लाने में सहायक हो सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार फूलों की ओट व सुरभि के घेरे का वे उसे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सकते हैं। अर्थात कभी कभी सुख सुविधाओं की बातें हमारे जीवन में आने से हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। कभी कुछ आकर्षक वस्तुओं के आ जाने से हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए हमें आकर्षण से बचना होगा। एकदम एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य को चुनना होगा और रास्ते पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखना है। 4 नंबर। व्याकरण पर हम पहुंच चुके हैं, जो है 16 नंबर की 4 टॉपिक्स हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और अलंकार। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। का सरल वाक्य, खा मिश्र वाक्य, गा संयुक्त वाक्य, घा साधारण वाक्य। सिंपल सा उत्तर है इसका, ये है संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें और दिया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे की तरफ। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। का मैंने एक वृद्ध की सहायता की, ये तो सरल है। खा जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। गा अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। घा नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो अब यहां और ठीक है, तो यहां पर है ये जो विद्यार्थी, ये भी सिंपल है, ये भी साधारण है, तो यही होगा सही जवाब, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। प्रयश बाजार गया, वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। रूपांतरण करते समय संयुक्त वाक्य में हमें क्या लगाना होगा? योजक शब्द या समुच्चय बोधक। तो प्रयश बाजार गया और वहां से सेब लाया। घा है प्रयश सेब लाया जब वह बाजार गया। गा है प्रयश बाजार जाकर सेब लाया। घा है जब प्रयश बाजार गया तो वहां से सेब लाया। तो हमें बनाना है संयुक्त वाक्य, तो यही होगा सही। यस, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित में उपवाक्य भेद है। वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे रणभूमि में। का है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। खा सर्वनाम आश्रित उपवाक्य सॉरी। गा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य या फिर घा विशेषण आश्रित उपवाक्य। वे रणभूमि में अपनी वीरता विशेषता का प्रदर्शन करते हैं, तो ये होगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण। सर्वनाम तो होता ही नहीं है। संज्ञा जहां पर की लगा होता तो संज्ञा हो जाता, इसलिए। और क्रिया विशेषण में कब, कहां, कैसे ये आता है, तो ये आया नहीं है, इसलिए विशेषण है, क्योंकि विशेषता दिखाई है उसकी। अगला है निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। का प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। खा जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। गा प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। खा गा घा हो गया। अब चलते हैं अंतिम पर, घा पर। जैसे ही प्रातः काल हुआ वैसे ही सूरज की किरणें चमक उठी। तो हमें देखना है सरल वाक्य। सरल सिंपल समझ में आ रहा है कि प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। चलते हैं प्रश्न अगले पर, जो वाच्य पर आधारित है। 5 प्रश्न ये भी हैं, इनमें से हमें 4 करना है। 4 नंबर के ये भी हैं। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। वाक्य का वाच्य बताइए। कौन सा वाच्य है? अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। क्या ये क कर्मवाच्य है, ख भाववाच्य है, गा कर्तृवाच्य है या करणवाच्य है? तो भाई ये तो कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें ना तो द्वारा लगा ना से है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अगला। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। भाववाच्य में क्या करते हैं? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और से का प्रयोग होता है। ठीक है,
तो का हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, नो। खा हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, नो। गा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, या फिर घा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो हमसे में है, इसमें भी से है, इसमें भी से है, तो हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, तो यही वाला होगा सही, क्योंकि सकते हैं तो सकता है, इसलिए यही सही होगा। ठीक है, जो भी उसका काल रहता है वो सेम ही रहता है, उस काल को हम परिवर्तित नहीं कर देते, वर्तमान भूत भविष्य जो भी होगा वही रहेगा। अगला, सुमन जल्दी नहीं उठती। प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। अब फिर से वही देखना है हमें। क, सुमन जल्दी नहीं उठ पाती। ख, सुमन जल्दी से नहीं उठ पाती। गा, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, या फिर घा, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। सबसे बड़ी पहचान से, तो यही होगा ना, होगा। चलो देख लेते हैं, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि से है। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटना है कि कर्तृवाच्य कौन सा है, मतलब जिसमें एक कर्ता होगी एक क्रिया होगी। का, अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। अब इसमें तो आ गया द्वारा, मतलब ये तो नहीं है। क्या लिखा जाएगा? पत्र। ये तो भैया कर्मवाच्य है। खा है, बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया। आराम से देखना। गा है, सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। क्या किया गया? सम्मान। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो इसका जवाब होगा यही, क्योंकि इसमें द्वारा है, इसमें द्वारा है, इसमें द्वारा है, सब में द्वारा है, और यही एक है सिंपल सेंटेंस। तो सरल वाक्य का उदाहरण यही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का सही विकल्प नहीं है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना। यहां पूछा है भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, मतलब सभी भाववाच्य जैसे दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन 3 होंगे भाववाच्य, एक नहीं होगा। देखते हैं कौन सा नहीं है। मुझसे अब देखा नहीं जाता। खा है, आइए चला जाए। गा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। गा है, राधा से बोला नहीं जाता। तो सही जवाब है हमें धोखा दिया जा रहा है। इसमें भाव नहीं समझ में आ रहा है, ये सरल, मतलब ये कर्तृवाच्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है पद परिचय। बेटा पद परिचय को बहुत ध्यान से देखना। ये भी 5 प्रश्न हैं, इनमें से 4 करना है, 4 नंबर के हैं। पद परिचय में एक एक को ध्यान से देखना, और ध्यान पूर्वक आप उसको देखना जो नहीं है, पहले क्रॉस करते जाना। जैसे देखो, मैं ट्रिक बताती हूं। जैसे आया है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की, रेखांकित पद का परिचय। अब सूरदास का हमें परिचय देना है, तो सूरदास क्या जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक तो है ही नहीं, चलो हटा दो, इसको कर दो क्लॉक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक। हाँ व्यक्तिवाचक है, इसको छोड़ दो अभी। व्यक्तिवाचक मतलब ये 2 तो नहीं है, क्योंकि जातिवाचक तो नहीं है। अब इसमें से देखो, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। यहां भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। अब बात आ रही है संबंध कारक है या कर्ता कारक है। तो सूरदास ने सूरसागर की रचना की, तो यही है। ठीक है, सूरदास की चर्चा की जा रही है, तो सही जवाब यही है, ना कि यह है। ध्यान पूर्वक देख लेना। पहले तो उन दोनों को क्रॉस कर देना जो बिल्कुल नहीं है, फिर उन 2 जो नियरेस्ट रहेंगे उनमें से देखना कि आखिर कर्ता है। हाँ, कर्ता की चर्चा की जा रही तो कर्ता कारक है। सूरदास ने, क्योंकि आपने देखा था ना, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने आ रहा है, ने आ रहा है, मतलब सूरदास कर्ता कारक, इसलिए यही सही है। क्लियर हुआ? देखते हैं एक और। वह नित्य घूमने जाता है, रेखांकित पद का परिचय। फिर हम वही देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो वह गुणवाचक विशेषण, एकवाचक पुल्लिंग, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक वचन। अब वह स्थानवाचक कालवाचक घूमने जाता है, क्रिया विशेषण। पुल्लिंग है। तो वह नित्य घूमने जाता है, गुणवाचक है, एक वचन है, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता है। रीतिवाचक है, क्रिया विशेषण है, एक वचन है, घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता है। अव्यय है, नित्य अव्यय है क्या?
वह नित्य घूमने जाता है, वह नित्य खाता है, वह नित्य खाती है। कालवाचक है क्या? समय की बात हो रही है कि कब जाता है, तो नित्य जाता है। तो यहां पर आ जाएगा यही वाला कि देखो अव्यय भी है, क्योंकि नित्य हमेशा नित्य ही रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो या पुल्लिंग के लिए हो, एक वचन के लिए हो। बहुकालवाचक है क्योंकि कब नित्य, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, घूमने तो जाता है लेकिन कब जाता है, नित्य जाता है। ठीक है, चलो आगे चलें। तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित का पद परिचय देना है। कमल खिलते हैं, पहले तो हम देखें कि खिलते हैं, क्या खिलते हैं, उत्तर मिला कमल खिलते हैं, मतलब सकर्मक तो है, इसका मतलब अकर्मक नहीं है। क्या हम इन दोनों को क्रॉस कर दें? चलो कर दे रहे हैं। अब हमें देखना होगा कि कमल खिलते हैं बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान है, कर्तृवाच्य है, या फिर पुल्लिंग है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य, ये भी है, एक वचन है। तो कमल खिलते हैं बहुवचन है भाई, तो यही सही होना चाहिए कि यहाँ तो एक वचन है, बाकी सब ठीक है, लेकिन अंतर सिर्फ यहाँ है। बाकी ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब सिमिलर है, लेकिन यहाँ है बहुवचन और यहाँ है एक वचन। तो उत्तर सही होना चाहिए आपका का, क्योंकि कमल खिलते हैं, यदि कमल खिलता है तो ये वाला सही होता। समझ में आया? चलो आगे चलें। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रेखांकित पद का परिचय है। रंग बिरंगे फूल, संख्यावाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, फूल विशेष का विशेषण। गुणवाचक विशेषण, तो संख्यावाचक तो नहीं है, चलो अपन इसको हटा दें क्या? चलो हटाकर देखते हैं। गुणवाचक गुणवाचक गुणवाचक, अब सब में रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रंग बिरंगे तो बहु एक वचन तो नहीं है, एक वचन तो नहीं है, तो क्या यही सही है? यही सही है। ऐसे छांटा करो, ऐसे देखा करो कि क्या है, यहां दोनों में सब कुछ सेम था, लेकिन यहां भी एक वचन था, यहां भी एक वचन था, जबकि रंग बिरंगे, यदि रंग बिरंगा होता तो एक वचन होता, तब हम यहां पर कंफ्यूज होते, लेकिन यहां है बहुवचन, तो ये वाला सही है। समझ में आया कैसे आपको सही उत्तर ढूंढना है? अगला है, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। अब आपको का पद परिचय देना है। आपको मध्यम पुरुषवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, मध्यम पुरुष सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब देखो बिल्कुल मिल गया ना। अब ये क्लियर तो हो नहीं रहा कि आपको स्त्रीलिंग है, इसलिए अपन इसको भी काट देते हैं। ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि पुल्लिंग है, इसको भी क्रॉस करो। अब उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है? उत्तम पुरुष तो मैं होता है, मतलब ये मध्यम पुरुष है, स्त्री पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, तो यही सही जवाब होना चाहिए और यही सही जवाब है। समझ में आया कैसे सही ढूंढना है? हाँ, चलो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अलंकारों की तरफ, जो भी 5 पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 आपको करना है, 4 नंबर पक्के। हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए में कौन सा अलंकार है? याद कीजिए, मानो मनहु जानो जनहु ज्यों त्यों कौन से अलंकार में पूछा जाता है? उत्प्रेक्षा। वेरी गुड। तो अब जाने की जरूरत ही नहीं है, उत्प्रेक्षा ही इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, में कौन सा अलंकार है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर? रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास? तो इसमें आ जाएगा आपका मानवीकरण, क्योंकि वसुंधरा की बात की है और सोने की बात की है, मनुष्य की क्रियाओं का वर्णन है, इसलिए यहां पर मानवीकरण। अगला, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, फिर मानो मनहु जानो जनहु किसमें आता है? अभी किसकी चर्चा की थी हमने? का है पुनरुक्ति अलंकार, खा है मानवीकरण अलंकार, गा है उपमा अलंकार और घा है उत्प्रेक्षा। तो इसमें भी होगा उत्प्रेक्षा, क्योंकि मानो मनहु जानो जनहु ये सब आते हैं उत्प्रेक्षा में। अगला, मुखबाल रवि सम लाल, सम लाल ज्वाल बोधित हुआ, सा के जैसा, के समान, सदृश, ये होता है उपमा अलंकार में, और उपमा अलंकार लिखा है तो उपमा अलंकार ही सही जवाब होगा। यस। अगला,
सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर झरते हैं, में कौन सा अलंकार है? जहां पर होगी वर्ण की आवृत्ति वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार। सावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहु विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर का है ये। अब हम चल रहे हैं पाठ्य पुस्तक के गद्यांश पर। पाठ्य पुस्तक का गद्यांश है और हमें देखना है, देखो खेती बाड़ी सुनते ही बाल गोविंद भगत जी याद आ गए। खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, अर्थात वे गृहस्थ साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। एकदम खरा व्यवहार रखते थे, बंधे बंधाए ढर्रे पर उनका पूरा जीवन चला। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हर एक ऋतु में घर से बाहर जाना है, प्रातः काल उठना है, नदी में स्नान करना है और हर साल हर वर्ष गंगा स्नान के लिए भी जाते थे, वो भी पद यात्रा करके। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। अब साहब कौन थे? कबीरदास जी। कबीरदास जी के ही आदर्शों पे वे चलते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के 4 कोस दूर था और एक कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है कि वहां पर ले जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। साधु थे, गृहस्थ साधु थे। कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी की भी चीजों को बिना पूछे हाथ तक नहीं लगाते थे, जो कहना है मुंह पर कहते थे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न की ओर। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा, जबकि वो तो खेती बाड़ी भी करते थे? सही प्रश्न है, देखते हैं। कहा वे साधु के समान दिखते थे, खा वे मोह माया से दूर थे, गा वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे, या फिर घा वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो साधु के परंपरागत साधु की परिभाषा क्या है? लंबी लंबी दाढ़ी हो, गेरुआ वस्त्र हो, कमंडल, त्रिशूल, रुद्राक्ष वगैरह। ऐसा तो वो नहीं करते थे। मोह माया से दूर तो थे। वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे। साधु का अर्थ ये नहीं है कि भाई लंबी लंबी दाढ़ी हो या गेरुआ वस्त्र धारण हो। साधु या संत का अर्थ होता है उत्तम आचार विचार रखने वाला संत, सच्चा। ठीक है, यही है साधु की परिभाषा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? किस तरह से उनकी जो दिनचर्या थी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थी? का जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। खा गीत गाते रहना। गा किसी से झगड़ा ना करना। घा अपना काम स्वयं करना। जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, जो कि हर किसी के वश की बात तो कदापि नहीं होती। अगला है, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि का कबीर भगवान का रूप थे। खा वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। गा कबीर उनके गांव के मुखिया थे। या फिर घा कबीर उनके मित्र थे, क्योंकि वे कबीरदास जी की विचारधारा से प्रभावित थे। कबीरदास जी भी एक ईश्वर पर भरोसा रखते थे और कर्म पर ही चलते थे। अगला, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सबसे पहले किसे भेंट करते थे? का गरीबों को। खा मंदिर में। गा घर में। या फिर घा कबीरपंथी मठ में। यस, कबीरपंथी मठ में वे ले जाते थे। अपनी जो भी फसल उपजती थी अपने लाद कर ले जाते थे। वो 4 कोस दूर जाते थे और वहां से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था वही ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहां साहब का आशय किससे है? का गुरु से, खा मुखिया से, गा कबीर से, या घा भगवान से? तो कबीरदास जी को वे अपना साहब मानते थे। अगला प्रश्न 8वां,
गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। 2 नंबर का है ये। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? का हालदार साहब, खा पान वाला, गा चश्मा बेचने वाला, या फिर घा अध्यापक जिसने मूर्ति बनाई थी। तो कैप्टन था चश्मे वाला। वेरी नाइस। अगला, लेखक ने ट्रेन में 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा? का अमीरी प्रदर्शन के लिए, खा नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, गा आरामदायक सफर के लिए, या घा पैसे की कमी के कारण। तो लेखक ने 2nd क्लास का टिकट नई कहानी के विषय में सोचने के लिए सोचा कि वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, आराम से मैं एकांत में जाकर कहानी की रचना करूंगा, ये सोचकर उन्होंने 2nd क्लास का टिकट खरीदा। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अब पठित पद्यांश की ओर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूत व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? का है हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, खा है गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है, गा है श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण, या फिर घा श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण। अब उन्होंने अपने आप को इसलिए कहा हारिल पक्षी क्योंकि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है, उसी तरह से गोपियों के मन में श्री कृष्ण दिन रात सोते जागते हमेशा है। तो श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण उन्होंने हारिल पक्षी कहा। अगला, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? का श्री कृष्ण के लिए, खा गोपियों के लिए, गा उद्धव के लिए, या नंद के लिए? तो नंद नंदन मतलब नंद के लाला मतलब श्री कृष्ण। यस। अगला, गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? व्याधि मतलब रोग। उद्धव की बातों को, का है उद्धव की बातों को, खा है उद्धव के योग ज्ञान को, गा है श्री कृष्ण के विरह को, या फिर घा श्री कृष्ण के प्रेम को। तो उन्होंने यूं तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, योग संदेश को उन्होंने रोग के भांति कहा है। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? का हारिल की लकड़ी की तरह, खा हारिल पक्षी के समान, गा जिसे कभी ना देखा जाए, या फिर घा कड़वी ककड़ी के समान त्याज। यस, कड़वी ककड़ी के समान। अगला है, गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? क्या कहा? जे तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। अगला है नेक्स्ट, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है या श्री कृष्ण के लिए? तो योग का संदेश तो उनके लिए होता है जिनका मन स्थिर नहीं होता, अर्थात जिनका मन चक्री की समान घूमता रहता है, ऐसा कुछ। yes. चलो तो चलते हैं 10वें प्रश्न पर। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? जबकि परशुराम बार बार क्रोधित हो रहे थे, बार बार अपने फरसे का भय लक्ष्मण को दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? का शिव धनुष भंग न करने के कारण, खा लक्ष्मण को कम आयु का बालक समझने के कारण, गा सभा में सभी के उपस्थित होने के कारण, या फिर घा ब्राह्मण समझने के कारण। तो उन्होंने यही कहा कि बालक है, अबोध बालक है, मूर्ख बालक है, इसको छोड़ दो, इसलिए उन्होंने नहीं किया। अगला प्रश्न है, संगतकार किस प्रकार मुख्य गायक को यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? का मुख्य गायक के टूटते स्वर में अपना स्वर मिलाकर, खा मुख्य गायक के समान उच्च स्वर में गाकर, गा है मुख्य गायक की प्रेरणा बनकर, या फिर घा मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाकर। तो जब मुख्य गायक का गला रूंधने लगता है या तार सप्तक में उसका स्वर बिखरने लगता है, तब अपना स्वर मिलाकर उसकी सहायता करता है। चलते हैं खा, खंड खा की तरफ, जो वर्णात्मक प्रश्न है, सब्जेक्टिव टाइप। ये भी रहेगा आपका टोटल 40 नंबर, ठीक है।
गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 4 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो 2-2 नंबर के हैं और हमें लिखना है 25 से 30 शब्दों में। क्लियर हुआ? तो 25 से 30 शब्द मतलब 3-4 लाइन लिखनी है आपकी। हाँ, आंसर शीट का अच्छी होती है, आपको पता ही है, इतनी तो होती ही है अपनी आंसर शीट, तो इसकी 4-5 लाइन तो आपको लिखनी ही होगी, मार्जिन रहता है यहाँ से। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। क्यों कबीरदास जी को बाल गोविंद भगत अपना साहब मानते थे? आखिर क्यों? मेरी दृष्टि में बाल गोविंद भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। पहला, भगत को कबीरदास जी की सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने वाली बातें बहुत पसंद होंगी। जो कुरीतियां, जो रूढ़िवादियां, जो अक्सर समाज एक ही ढर्रे में चला जाता है, तो वो उनका व्यवहार खरा था, कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया, ये बात उन्हें अच्छी लगी होगी। भगत कबीर की जाति पाति का विरोध करने वाले विचारों से बहुत प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कबीरदास जी ने जाति पाति में जो बंधे थे या जातिवाद जिनके मन में था, उनका घोर विरोध किया है। साथ ही साथ भगत को कबीरदास के सत्य का आचरण, झूठ से घृणा, सादा जीवन, उच्च विचार और मितव्ययता मतलब फिजूल खर्ची की बातों ने भी बहुत प्रभावित किया होगा, इसलिए उन्होंने स्वयं को भी सादा जीवन अपना लिया। अगला है, ये भी 2 नंबर का है। हालदार साहब का अचानक जीप रुकवाने का क्या कारण था? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। अब हालदार साहब ने जब मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा, पान वाले से पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर चुका है साहब। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि भाई अब इस चौराहे पर मत रुकना, लेकिन अचानक से कहा रुको रुको रुको, और जीप ना रुकते हुए कूद पड़े। क्या देखा था? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। हालदार साहब सोच रहे थे कि अब जब कैप्टन चश्मे वाला ही नहीं रहा तो सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु जैसे ही उनकी जीप जब कस्बे से गुजर रही थी और चौराहे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था। वह अत्यंत आनंदित हुए तथा उत्साह में आकर उन्होंने तुरंत जीप रुकवा दी, क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे अर्थात बांस का चश्मा, बांस की जो स्ट्रिप्स रहती हैं। एक और प्रश्न है, पाठ लखनवी अंदाज में नवाब साहब द्वारा लेखक से खीरा खाने के लिए पूछे जाने पर भी उन्होंने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि जब जैसे ही लेखक 2nd क्लास के डब्बे में गए, वहां नवाब साहब पहले से पालथी मारकर बैठे हुए थे। नवाब साहब ने उनसे ना तो स्माइल की, ना उनसे कुछ आहू की, बल्कि खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो जब उन्होंने खीरे के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही कुछ रहा होगा। लेखक को अचानक से नवाब साहब का बदला हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने डब्बे में बढ़ते समय लेखक के प्रति अरुचि प्रदर्शित की थी, इसलिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने को कहा, परंतु लेखक ने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए पुनः खीरा खाने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है, काशी कैसी पाठशाला है और वहां क्या क्या है? कौन से चैप्टर में काशी का वर्णन किया गया है? यस, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रचित। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में हुआ था, है ना, और ये लिखा गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर। काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ मिलकर रहते थे। यह शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। यहाँ अति पावन नदी गंगा के साथ साथ बाबा विश्वनाथ और बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अति पावन गंगा नदी है, बाबा विश्वनाथ है, बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। काशी का हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज, विद्याधरी, बड़े रामदास जी, मौजुद्दीन खां, बिस्मिल्लाह खां तथा इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। इसलिए काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है, और ये सब संस्कृति की ही तो पाठशाला है। अर्थात नदी, हमारी जो पावन नदी है गंगा, अति पावन नदी, फिर दूसरी तरफ हम देखें तो बालाजी का मंदिर, महाराज हैं, विद्याधरी है, रामदास जी, मौजुद्दीन खान, बिस्मिल्लाह खां, ये सब काशी से इनका जीवन जुड़ा हुआ है, जो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। ठीक है,
चलते हैं 12वें प्रश्न पर। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखना है। ये भी आपके 2-2 नंबर के 4 प्रश्न है, करना है 3 के उत्तर 25 से 30 शब्दों में। तो हमें इनके भी उत्तर लिखना है 4-5 पंक्तियों में। ठीक है, देखते हैं। पहला है, गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर अनेक आरोप लगाए और आशंकाएं व्यक्त की। आपके अनुसार श्री कृष्ण ने योग संदेश क्यों भिजवाया होगा? जबकि वो जानते थे कि गोपियां उनसे अत्यधिक प्रेम करती हैं, लेकिन उनको योग संदेश क्यों भेजा? उत्तर, गोपियों ने जब उद्धव द्वारा कृष्ण के योग संदेश को सुना तो कृष्ण को उलाहने दिए, तरह तरह से ताने दिए कि लगता है हरि है राजनीति पढ़ाए, लगता है वो राजा बन गया तो सब कुछ भूल गया। मेरे अनुसार श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां दिन रात श्री कृष्ण को याद करके विरह व्यथा को या दुखी होती रहें और अपने शरीर को कष्ट देती रहें। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए शुष्क ज्ञान अथवा योग का संदेश भेजा, ताकि वे श्री कृष्ण को भूलकर योग संदेश में लीन हो जाएं और अपने दुख को भूल जाएं। यही कारण रहा होगा। नेक्स्ट है, अट नहीं रही है निराला जी की कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन मास में संपूर्ण प्रकृति में सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इस मास में चारों ओर फागुन की शोभा विद्यमान हो जाती है तथा खिले फूलों की खुशबू से पूरी प्रकृति सुगंधित हो जाती है। डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे फूलों से लदी दिखाई देती है। पत्तियों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रकृति के इस मोहक वातावरण से पर्यावरण स्वयं प्रफुल्लित हो उठता है। इस प्रकार फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष भंग करने वाली सभा में एकत्र जन हाय हाय क्यों पुकारने लगे थे? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रण पाई कायर कथई प्रताप। जब उन्होंने कहा कि जो शूरवीर होते हैं वो कथनों से नहीं कर्म से अपना परिचय रहते हैं, और जो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करते हैं वो शूर नहीं कायर होते हैं, परशुराम जी को इनडायरेक्टली परोक्ष रूप से लक्ष्मण ने कायर कहा। बस जितने भी सभा में उपस्थित थे वो ये कहने लगे अनुचित है, अनुचित है, ये इतना सा बालक ऋषि से इस तरह के व्यंग कर रहा है। ठीक है, धनुष भंग करने वाली सभा में एकत्रित सभी जन परशुराम के क्रोधी स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि परशुराम के क्रोध को शांत करना सरल कार्य नहीं है, उनके क्रोध से बच पाना भी संभव नहीं है। ऐसे में लक्ष्मण के परशुराम के प्रति कठोर वचनों को सुनकर और परशुराम से क्रोधवश फरसत संभालने की प्रतिक्रिया पर लक्ष्मण वध की संभावना से सभा में एकत्रित जन हाय हाय पुकारने लगे कि कहीं लक्ष्मण का वध ना कर दें ये, क्योंकि उन्होंने सहस्त्रबाहु को भी मार गिराया था। अगला प्रश्न है, संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता क्यों नहीं है? संकोच में वो गाता है, धीरे धीरे गाता है, क्या उसकी ये कमजोरी है? क्या उसकी संगतकार की ये विफलता है? नहीं, ये तो उसकी मनुष्यता है, ये तो उसकी मानवता है, क्योंकि वो मुख्य गायक का जो वर्चस्व है वो दर्शकों के सामने बनाए रखना चाहता है। संगतकार की हिचकती आवाज उसकी विफलता इसलिए नहीं है क्योंकि संगतकार की आवाज की हिचकिचाहट उसकी कमजोरी को प्रदर्शित नहीं करती। वस्तुतः इसलिए संगतकार अपनी पूरी आवाज से नहीं गाता, अपनी आवाज को धीमी करे रहता है। वह नहीं चाहता कि मुख्य गायक से उसकी आवाज तेज हो जाए, क्योंकि उसकी आवाज तेज होने से मुख्य गायक का प्रभाव कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। साथ ही संगतकार के हृदय में मुख्य गायक के प्रति श्रद्धा की भावना भी है, जिससे मुख्य गायक की तुलना में वह अपनी आवाज को दबा हुआ रखता है। इसलिए उसका हिचक कर गाना या अपनी आवाज को धीमे स्वर देना उसकी कायरता नहीं है, उसकी मनुष्यता है। चलते हैं 13वें प्रश्न पर। पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधार पर 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखना है और 4 नंबर की बात है भैया।
अब 4 नंबर की बात है, 50 से 60 शब्द आपको लिखना है, तो 7-8 पंक्तियां तो आपको लिखनी होंगी। जो प्रश्न पूछा है उसका सही से अच्छे शब्दावली का चयन करते हुए सटीक उत्तर तो लिखना ही होगा, तब जाकर 4 अंक मिलेंगे। देखो प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि तत्कालीन व वर्तमान समय में बच्चों की खेल सामग्रियों में क्या परिवर्तन आए हैं। पाठ हुआ है सन 1929-30 का, ठीक है। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ और उसके साथियों के खेल सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेले जाते थे। उनके खेलने की सामग्री बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी, खुद से बनाते थे, मिट्टी के खिलौने, घरौंदे, बहुत सारी चीजें। वस्तुतः घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेलने का मुख्य रहती थी, जबकि वर्तमान समय में प्लास्टिक के आकर्षक खिलौने, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का प्रचलन बढ़ गया है। तत्कालीन खेलों में माता पिता भी बच्चों के खेल का हिस्सा पहले यदि बच्चों की मतलब उस समय की बात की जाए भोलानाथ वाली, तो उस समय माता पिता भी बच्चों के खेल का हिस्सा बन जाते थे, जिससे अभिभावक और बच्चों के मध्य आत्मीयता और घनिष्ठ संबंध बना था, जिसका वर्तमान युग में अभाव है। अब माता पिता अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाते। कारण यह भी है कि अब है भाई भाग दौड़ भरी दुनिया। वर्तमान समय में बच्चों के खेल सामग्री में आए परिवर्तनों ने बच्चों के नैतिक मूल्यों को विशेष रूप से प्रभावित किया है। वर्तमान युग के खेलों ने बच्चों को एकाकी बना दिया है, सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है। वो ज्यादा मतलब उसमें समाजीकरण नहीं हो पा रहा है, किससे कैसी बात करना चाहिए उसको नहीं पता है। सादगी का स्थान चकाचौंध और बनावटीपन ने ले लिया है। संबंधों में परस्पर आत्मीयता का अभाव हो गया है। सामूहिक रूप से मिलजुल कर खेलने के स्थान पर वीडियो गेम, टीवी आदि अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बच्चों में सहयोग, सहभागिता, सामाजिकता जैसे नैतिक गुणों का क्षय होता जा रहा है। मतलब इसका नाश या इसकी कमी होती जा रही है। किसकी कमी होती जा रही है? सहयोग की, आपसी सहयोग की, सहभागिता की, सामाजिकता की और नैतिक गुणों की। अब है अगला प्रश्न, एक संवेदनशील युवा नागरिक के रूप में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया जी द्वारा पाठ रचित है, उसके आधार पर लिखिए। तो अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हम इस कार्य में निम्न प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? यहाँ लिखा है, नंबर 1 है, हमें अपने शहर को हरा भरा तथा प्रदूषण रहित बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करना होगा, पेड़ लगाने होंगे और उनकी देखभाल करनी होगी। नेक्स्ट है, हमें सड़कों, गलियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा करकट नहीं डालना है, साफ सफाई अपनानी है और सभी को प्रेरित करना है कि वो कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालें। तीसरा है, सभी प्रकार के प्रदूषणों को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे, जैसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रयोग करना होगा, नदियों में कूड़ा ना फेंकना होगा। इस तरह से जन जागृति के कार्यक्रम भी चलाने होंगे। और है, हमें अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल मींस इको फ्रेंडली सामग्री के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा। किसको बाय बाय कहना होगा? प्लास्टिक को, पॉलीथीन को, जो कि भूमि प्रदूषण करने में सबसे खतरनाक भूमिका निभाते हैं। एक और है, समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के अभियान चलाकर अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहा गया है कि कटाव पर किसी दुकान का ना होना वरदान है। ऐसा क्यों? दुकान क्या अभिशाप होती है? भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? आप बताओ, क्योंकि आप भी तो आज की ही जनरेशन हैं। सबसे पहले तो दुकान का ना होना वरदान क्यों है? दुकान होगी तो सामान होगा, सामान होगा तो खरीदारी होगी, खरीदार होगी तो कूड़ा करकट होगा, कूड़ा करकट होगा तो फिर वही प्रदूषण। ठीक है, तो कटाव सिक्किम की खूबसूरत किंतु अनजान सी जगह है, जहां प्रकृति अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देती है। यहां पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। यदि इस स्थान पर दुकानें होती तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती, वाहनों का आवागमन बढ़ता
और जिससे प्रदूषण और तापमान भी बढ़ जाता। भारत के अन्य प्राकृतिक स्थानों को वरदान बनाने में युवा नागरिकों की भूमिका हो सकती है। कैसी? जैसे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। सार्वजनिक वाहनों का ही प्रयोग करना है अधिक, ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा रहे हैं तो उठाया और चल दिए। वृक्षों को ना काटना, नदियों को जल को दूषित ना करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करना और लोगों को पर्यावरण के विषय में जागरूक करना। ये युवा पीढ़ी, जनरेशन, आजकल की जनरेशन ये बीड़ा यदि उठा ले तो सच में पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। चलते हैं 14वें प्रश्न पर। लिखा है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। भैया 6 नंबर की बात है, तो जो भी संकेत बिंदु दिए जाएंगे उनका पालन करते हुए हमें लिखना होगा। का है परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, ये बिल्कुल आपकी मनोदशा का ही वर्णन है। तो परीक्षा आने वाली है और परीक्षा से पूर्व क्या स्थिति है उसका वर्णन। संकेत बिंदु है परीक्षा के नाम से भय, परीक्षा आते ही डर लगता है, मत डरो बेटा। नेक्स्ट है पर्याप्त तैयारी, तैयारी जीत की, कर लो तैयारी, डर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ, जैसे ही प्रश्न पत्र देखा डर तो जैसे छूमंतर हो गया। कैसे? चलो देखते हैं। अब देखो, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। विद्यार्थी जीवन में परीक्षा का विशेष महत्व है। अधिकांशतः सभी विद्यार्थी परीक्षा से घबराते हैं, ठीक है। परीक्षा वह शब्द है जिसके नाम मात्र से ही प्रत्येक विद्यार्थी घबरा जाता है। विद्यार्थी होने के नाते मैं भी परीक्षा के नाम से भयभीत हो उठा। जैसे जैसे परीक्षा का समय निकट आता है वैसे वैसे मेरा मन भय और घबराहट दोनों बढ़ती जा रही है। खान पान पर भी विशेष ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्रत्येक क्षण परीक्षा का भय मन में ही बिल्कुल सताए जा रहा है कि क्या होगा, कैसा होगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। माँ के बहुत समझाने पर मैं धीरे धीरे परीक्षा के भय को भूलकर पाठ्यक्रम की तैयारी में जुट गया। सिलेबस जो भी है उसकी तैयारी में जुट गया। यदि किसी प्रश्न को लेकर कोई जिज्ञासा या आशंका होती तो अगले दिन शिक्षक से उसका समाधान करवा लेता। यस, डर से जीतना है तो हमें तैयारी करनी होगी। इस प्रकार मैंने परीक्षा की पर्याप्त तैयारी कर ली थी और धीरे धीरे मन से परीक्षा का भय भी कुछ कम हो गया। आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया। परीक्षा का भय और घबराहट लिए मैंने परीक्षा भवन में प्रवेश किया। डर तो लग रहा था। कुछ समय बाद प्रश्न पत्र मिला। मैंने प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू किया। रीडिंग टाइम है तो पढ़ना जरूर। प्रश्न पत्र को पढ़ते ही मेरा मन का जो भय था वो गायब। मजा आ गया कि वाह, मैंने जो पढ़ा था वही आया है, क्योंकि लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे आते थे। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू किया। मैं लिखने में इतना व्यस्त हो गया कि कब मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए मुझे ही पता नहीं चला। अब धीरे धीरे मन का भय प्रसन्नता में परिवर्तित होता गया। परीक्षा भवन से निकलते समय मेरे चेहरे पर भय के स्थान पर प्रसन्नता के भाव देखकर मेरे पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से लिखना है। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ और 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना है। कोरोना वायरस, खतरनाक वायरस, यस कोविड-19 जो लाइलाज था, जिसने पूरे विश्व में तबाही मचा कर रखी थी। जन धन, अमीर गरीब सबको अपनी चपेट में ले लिया था। संकेत बिंदु देखते हैं। कोरोना का संक्रमण, बचाव के उपाय, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। यह एक ऐसा संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से संक्रमित व्यक्ति से अन्य लोगों में फैल जाता है। इस वायरस के संक्रमण के कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य का जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को 14 दिन के एकांतवास में रहने का परामर्श दिया जाता है। ठीक है, कि आइसोलेट रहिए आप, ताकि संक्रमित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना आए और अन्य व्यक्ति इसके संक्रमण से खुद को बचा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस महामारी से बचाव हेतु कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत नियमित रूप से समय समय पर हाथों को साबुन से धोना अथवा सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी रखना, अनावश्यक सार्वजनिक स्थानों पर ना जाना अति प्रमुख है। ठीक है, जैसे लोगों से मतलब अत्यधिक जो कांटेक्ट है ना उससे बचना है।
क्योंकि ये एक दूसरे के सानिध्य संपर्क में आने से ज्यादा फैलता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। इसके अंतर्गत लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। दुकानें, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम सामने आए। लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप लोगों का आपसी संपर्क न होने के कारण इस वायरस पर काफी नियंत्रण किया गया। सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य संक्रमित देशों की तुलना में घनी आबादी वाले भारत में संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम रही, क्योंकि सही समय पर लॉकडाउन लगा दिया। अतः यह कहना गलत ना होगा कि लॉकडाउन लागू करना भारत सरकार द्वारा उठाया गया उचित कदम था, जिस कदम के चलते भारत इस खतरनाक जानलेवा बीमारी से जीत हासिल कर सका। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, जो कि है जंक फूड। ठीक है, अनुच्छेद लेखन है 6 नंबर का है, तो संकेत बिंदु तो दिए जाएंगे, लेकिन उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको हर एक विषय का अनुच्छेद लिखना होगा। अब जैसे जंक फूड में कौन कौन से संकेत बिंदु दिए? सबसे पहला दिया है जंक फूड क्या होता है, सबसे पहला है ना। दूसरा है युवा पीढ़ी और जंक फूड, किस तरह से युवा पीढ़ी जंक फूड के पीछे पड़ी हुई है और अपनी हेल्थ को खराब कर रही है। साथ ही साथ जंक फूड खाने के दुष्परिणाम, जंक फूड खाते रहने से बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हमारा शरीर रिएक्ट करता है, वो सब दिया है कि इसका कोई अच्छा परिणाम तो है नहीं, इसके दुष्परिणाम ही है। तो ये सब शामिल करेंगे 3 जो दिए हैं। ठीक है, उन सभी संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो, जंक फूड सामान्यतः उस खाने को कहा जाता है जिसमें अधिक मात्रा में खराब पोषण वाले तत्व जैसे ट्रांस, वसा, चीनी, सोडियम इत्यादि विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अतः जंक फूड शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। आजकल सभी आयु के लोग, विशेषकर युवा वर्ग, बड़ी मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं। सबके सब बाहर खाना है, बाहर खाना है, बाहर खाना है, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी भाई पार्टी करना है, पार्टी करना है, बाहर खाना है। लेकिन हमारा ये जो टेस्ट है ना, जीभ का टेस्ट, यहीं तक है सब कुछ, बाकी सब पेट में जाकर तो सत्यानाश हो जाता है और इस कदर हमारी बॉडी पर वो प्रभाव डालता है कि हम फिर धीरे 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 बीमार होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ कि अत्यंत हानिकारक है इन सब का सेवन। आजकल सभी आयु के लोग, विशेषकर युवा वर्ग, बड़ी मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं। वे सामान्य तौर पर जब भी भूख का अनुभव करते हैं तो बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के चिप्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता आदि जंक फूड का सेवन करते हैं। ये सब आते हैं जंक फूड के अंतर्गत। चिप्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, है ना, ये सब आते हैं जंक फूड के अंतर्गत, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को खतरनाक तरीके से ऐसे निचोड़ के रख देते हैं कि बेचारा फिर क्या करे, जिसके परिणाम स्वरूप कम उम्र में ही वे मोटापा, मधुमेह, मधुमेह मीन शुगर, ठीक है, तथा उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर आदि रोगों के शिकार हो जाते हैं। अतः अभिभावकों को बचपन से ही बालकों में स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक आहार के सेवन की आदतों को विकसित करना चाहिए। ये हम सभी पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम बच्चों के मन और मस्तिष्क में ये बातें डाल दें कि बेटा बाहर खा लो, कभी एक आध महीने में एक बार खा सकते हो, 1-2 बार खा सकते हो, लेकिन यदि आपने हैबिचुअली ये कर लिया कि हमें बाहर का ही खाना है, तब तो हमारे स्वास्थ्य के साथ बड़ा बुरा हम कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों का अपने आप ही हम निमंत्रण दे रहे हैं। जंक फूड में आवश्यक पोषक तत्व का अभाव होता है, किसी भी तरह के पोषक तत्व शामिल नहीं होते हैं, अतः ये हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि नियमित रूप से इनका सेवन किया जाता है तो ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगते हैं। प्रतिकूल मीन्स विपरीत प्रभाव, जो हमारी बॉडी को चाहिए और हम उसके विपरीत दे रहे हैं, तो हमारी बॉडी पर तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा ही। जंक फूड के अत्यधिक सेवन से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषण नहीं मिलता, विटामिन्स नहीं मिलते, आयरन, खनिज आदि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे हृदय संबंधी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही प्रजनन क्षमता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, समझ में आया कि फिर पता चलता है कि विवाह हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लाख बीमारियों का हमने पहले ही उनको निमंत्रित कर दिया है और अब उसके बाद हम इलाज पर पड़ गए। इलाज करवाने से भी ये मेडिसिन वो मेडिसिन, तो बस जाएगा तो वो सब वहीं, और क्या तो उसमें अंदर ही अंदर युद्ध चलता होगा, किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मतलब लड़ाई लड़ते होंगे, लेकिन अंततः हमारी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कैंसर, किडनी का खराब होना, तनाव, मानसिक थकान आदि विभिन्न बीमारियों के लिए भी जंक फूड उत्तरदायी है। इन सब के लिए, जैसे किडनी खराब हो गई, तनावग्रस्त रह रहे हैं, मानसिक थकान आदि विभिन्न बीमारियों के लिए जंक फूड उत्तरदायी है। वस्तुतः जंक फूड शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये नहीं कि सिर्फ जंक फूड शरीर के ही लिए या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मानसिक रूप से भी हमें रोगी बना देता है, क्योंकि हमें अत्यधिक ऑयली खाएंगे, तेल खाएंगे, सब कुछ बाहर का खाएंगे तो हमारे विचारों में भी विकार उत्पन्न होंगे, जिससे हम मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी बेटा कि ये तो हम लिख कर आएंगे, साथ ही साथ हमें भी इन सभी बातों का पालन करना है कि हमें बाहर के खाने को ना कहना है। बस कभी कभी महीने 2 महीने में एक आध बार आप खा सकते हैं, लेकिन आदत कभी मत डालना। अतः हम इनका सेवन नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ व सुरक्षित बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम 15वें प्रश्न पर। एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। अब आया है पत्र जो कि 5 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का पत्र है, जिसमें आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम दैनिक समाचार पत्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का पत्र लिखना है। तो अब ये कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा? संपादक को हमें पत्र लिखना है और हमने कोई कविता लिखी है, हम चाहते हैं कि हमारी कविता उस समाचार पत्र में आ जाए, तो हमें लिखना है संपादक को पत्र। कौन से पत्र में आएगा? औपचारिक पत्र में। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लिखेंगे मुख्य संपादक। अब यहां पर फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, परीक्षा में मिलेगी, इस तरह से मार्जिन दिया रहेगा। तो जब भी आप पत्र लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां आ जाएगा दिनांक और विषय आ जाएगा, उसके बाद आप ये बॉडी लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, और समापन भी इसी तरफ आएगा। इस तरह से ये पत्र का प्रारूप है, फॉर्मेट है। देखो आप, मुख्य संपादक दैनिक जागरण दिल्ली, दिनांक 22/4/2023, विषय अपनी कविता के प्रकाशन हेतु। विषय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि विषय जो है वो औपचारिक पत्र की जान रहता है, कह सकती हूं, इसलिए क्योंकि विषय में ये सब कुछ यहां पर आ जाता है कि आप किस विषय से संबंधित लिख रहे हैं। वहीं यदि हम अनौपचारिक पत्र की बात करें तो ये वाला टॉपिक अनौपचारिक में नहीं आता है। ठीक है, औपचारिक में विषय लिखना ही है और अनौपचारिक में विषय नहीं आता है। मुख्य संपादक दैनिक जागरण दिल्ली, दिनांक 22/4/2023, विषय अपनी कविता के प्रकाशन हेतु। महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मेरी कविता प्रकाशित करें। मेरी कविता का शीर्षक है वर्तमान समय में बेटियों के लिए आवश्यक हथियार। इस कविता में मैंने वर्तमान समय में बालिकाओं के प्रति बढ़ते बलात्कार के मामलों पर चिंता व्यक्त की है। इस कविता के माध्यम से मैंने संवेदनशील विषय के प्रति अभिभावकों एवं समाज के संकुचित दृष्टिकोण पर आक्षेप किया है। संकुचित दृष्टिकोण समझते हो? कहते हैं ना कि बिल्कुल निम्न, छोटी या मतलब तुच्छ सी विचारधारा। ठीक है, संकुचित दृष्टिकोण पर आक्षेप किया है, अर्थात उन पर करारा व्यंग किया है, उनको डायरेक्टली कहने का ये कहा है कि यदि कुछ समाज के ठेकेदार अपने ही देश में या अपने ही समाज में पल बढ़ रही बेटियों की तरफ कुदृष्टि डालेंगे तो वो समाज भला कैसे सुरक्षित रह पाएगा। ठीक है, तथा साथ ही बालिकाओं को स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हुए उचित उपायों का विवरण देने का भी प्रयास किया है कविता के माध्यम से। मुझे आशा है कि मेरी यह कविता बालिकाओं के मन में नवीन उत्साह एवं आशा का संचार करेगी, साथ ही समाज के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगी। ठीक है, हो गया। मैं अपनी कविता की एक प्रति मतलब फोटोकॉपी इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं। ठीक है,
आशा है कि इसका विश्लेषण करने के बाद आप पूरी कविता को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का विचार करेंगे। धन्यवाद। भव दिए का खा गा, क्योंकि नाम नहीं दिया था तो नाम नहीं लिखना है। यदि कहीं नाम दे दिया है, जैसे कि आप रमेश हैं और आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर आप लिख दीजिए धन्यवाद भव दिए रमेश, आम नागरिक। यदि दिया है तब हमें नाम लिखना है, और यदि नाम नहीं दिया है तो का खा गा ही लिखना है। समझ में आया? ठीक है। अथवा छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर प्रातः काल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। या तो आपको संपादक का पत्र करना है, या तो आपके छोटा भाई जो रहता है कहां पर, छात्रावास में, अर्थात हॉस्टल में रहता है, तो उस भाई को प्राणायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है। रोहित नगर दिल्ली, ये कैसा है? ये अनौपचारिक है। ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो माता पिता, मित्रजनों, भाई बहनों या अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक। और औपचारिक पत्र मीन्स जो कार्यालय संबंधी। तो अभी हमने इससे पहले कौन सा वाला पत्र देखा? कार्यालय पत्र, मतलब ऑफिशियल लेटर या औपचारिक। अब चलते हैं हम इस पत्र की ओर। शुरुआत वैसे ही होगी, लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें स्टार्ट करना होता है, और उसी तरह से लिखना है। बस एक है इसमें कि इसमें विषय नहीं लिखा जाता। ठीक है। रोहित नगर दिल्ली, दिनांक 15 मई 2022-21, जो भी आपको लिखना हो। प्रिय अनुज कैलाश। अनुज मीन्स क्या होता है? अनुज मीन्स होता है छोटा भाई। अग्रज मीन्स बड़ा भाई, अनुज मीन्स छोटा भाई। ठीक है। सा स्नेह आशीष, छोटा है इसलिए सा स्नेह आशीष। कल तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें तुमने अप्रत्यक्ष रूप से अपने अस्वस्थ होने का संकेत दिया है। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है। क्या संकेत दिया है? कि स्वास्थ्य सही नहीं है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यह तथ्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जो मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि इन बातों को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में, इस सेंटेंस को बसा कर रखना, ये बहुत नहीं, मैं तो कहूंगी अत्यंत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, शरीर के लिए भी और मस्तिष्क के लिए भी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय अनुज, तुम्हें यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा, अत्यंत हर्ष मतलब बहुत खुशी होगी, कि मैंने हाल ही में योग एवं प्राणायाम करना शुरू कर दिया है। अब जो छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो उन्हें बताना भी है कि योग या प्राणायाम करने से क्या लाभ होते हैं, और कैसे पता कि इससे लाभ होते हैं। तो जब हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ज्यादा प्रभावी रहता है। तो यही कहा उन्होंने कि प्रिय अनुज, तुम्हें जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मैंने हाल ही में योग, मेडिटेशन एवं प्राणायाम करना शुरू कर दिया है, जिससे मेरे शरीर में एक विशेष स्फूर्ति का संचार होता है, बहुत एक्टिव रहता हूं। ठीक है। तथा मैं स्वयं को तरोताजा महसूस करता हूं। अतः शरीर को चुस्त एवं फुर्तीला बनाने के लिए योग एवं प्राणायाम बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से न केवल आलस्य दूर होता है, बल्कि शरीर में रक्त का संचार भी बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है नियमित रूप से प्राणायाम करने से। ठीक है। इस तरह से हमने प्राणायाम के फायदे बताए। मन स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क तेज होता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, और शरीर की मांसपेशियां एकदम सुदृढ़ बनती है, एकदम तरोताजा, हष्ट-पुष्ट, एकदम बहुत अच्छे से सारा वर्क कर पाते हैं हम, सारा अपना काम कर पाते हैं। नित्य नियमित रूप से योग और प्राणायाम करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी शरीर में विकसित होती है। अतः विभिन्न रोगों से बचाव हेतु योगासन सर्वोत्तम या सबसे अच्छा उपचार है, सबसे अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। आशा करता हूं कि योग और प्राणायाम के सकारात्मक परिणामों के विषय में जानकर तुम भी योगासन को अपने जीवन शैली में प्रमुखता दोगे और आलस्य को त्याग कर प्रातः उठकर सैर के लिए जाया करोगे। तुम्हारा अग्रज, अग्रज मीन्स बड़ा भाई, का खा गा, क्योंकि नाम यहां भी नहीं दिया था
तो यहां पर मैं आपको व्यक्तिगत रूप में भी ये बताना चाहूंगी बेटा कि योग और मेडिटेशन जिसको हम कहते हैं वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होता है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रही हूं। जब हम नियमित रूप से योग का पालन करते हैं, अच्छे से उठकर थोड़ा सा सैर करते हैं, अपने हाथ पैरों को सूर्य नमस्कार करते हैं, सब कुछ आराम से हिला लेते हैं, सूर्य नमस्कार से जब हम शुरुआत करते हैं तो वो दिन बहुत अच्छा जाता है। और यदि प्रतिदिन हम इसी तरह की आदत डाल लेंगे, हम अपनी बॉडी, अपने शरीर के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। जो शरीर हमारे लिए दिन रात हमारे लिए काम करता है, हम उस शरीर के लिए इतना नहीं कर सकते हैं क्या? तो हमें हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हुआ क्लियर? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करते हुए स्ववृत्त लेखन कीजिए। स्ववृत्त लेखन, जिसको अंग्रेजी में बायोडाटा कहा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में। अब ये कब जरूरत होती है? जब हमें कहीं नौकरी के लिए जाना होता है, तो वहां पर सबसे पहले हमें अपना रेज्यूमे या फिर कहा जाता है ना सीवी, करिकुलम वाइटे, या फिर बायोडाटा, या फिर हिंदी में स्ववृत्त लेखन। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमारे जाने से पहले हमारा बायोडाटा कंपनी के पास चला जाता है कि जिस भी पद की रिक्त स्थान होता है उस पद के अनुरूप यदि हम योग्य और सुयोग्य हैं तो वहां पर अपना बायोडाटा भेजा जाता है। बायोडाटा के आधार पर ही ये निश्चित करते हैं जो भी साक्षात्कारकर्ता कि किसको चयन करना है, किसका चयन करना है। तो यहां पर है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशालय में शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक शिक्षक, अब उनको चाहिए प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, प्राइमरी टीचर पद के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करते हुए स्ववृत्त लेखन लिखिए कि हम अब अपने आप को ये दर्शाना है कि हम उस पद के लिए बिल्कुल सुयोग्य हैं, एकदम सही हैं। तो हमें अब अपना लिखना है बायोडाटा या स्ववृत्त लेखन। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में शिक्षा अधिकारी शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, क्योंकि यहां लिखा ही है उत्तर प्रदेश लिखा है, शिक्षा निदेशालय लिखा है, शिक्षा अधिकारी लिखा है, मतलब यही एड्रेस आएगा। सेवा में आएगा शिक्षा अधिकारी शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये तो दिया ही वहां, ठीक है। अब हम चलते हैं कि विषय क्या है। प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन, प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन, विषय यहीं दिया, बिल्कुल यहीं पर दिया रहता है, तो उसी को हमें सिलेक्ट करके यहां पर लिखना होता है। समझ में आया? हमने लिख दिया। अब हम शुरू करेंगे पत्र। महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट से ज्ञात हुआ है कि विज्ञापन संख्या, अब हमें यह भी बतानी होगी कि हमें कैसे पता चला कि हमारी संस्थान में या आपके संस्था में कुछ रिक्त स्थान है। तो हमें ज्ञात हुआ है, वेबसाइट से ज्ञात हुआ है कि विज्ञापन संख्या 29 से कि संदर्भ में प्राथमिक शिक्षक पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इस पद हेतु मैं अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूं। इसके साथ मेरा स्ववृत्त निम्नलिखित है। ठीक है, पहले हमें यह लिखना होगा, उसके बाद फिर हम अपना स्ववृत्त बताएंगे कि हमारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पता क्या है। ठीक है, नाम है मयंक कुमार। ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। कितना है? सबसे पहले नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, दूरभाष संख्या, मोबाइल संख्या, ईमेल। अब आप इसको ऐसे काउंट कर लो, कितने पॉइंट है। सबसे पहले नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, दूरभाष, ठीक है, मोबाइल और ईमेल, मतलब 9 चीजें हैं जो हमें लिखना ही है। तो नाम आया मयंक कुमार, पिता का नाम श्री अवधेश कुमार, माता का नाम श्रीमती लता देवी, जन्म तिथि 17 जून सन 1983, वर्तमान पता 173 अमृत कॉलोनी प्रयागराज। ये हो गया। स्थायी पता उपर्युक्त, मतलब ये जो ऊपर लिखा है वही हमारा स्थायी पता है, इसलिए उपर्युक्त कह दिया है, तो लिखना है हमें। दूरभाष, अब इस तरह से लिख देते ना कि पूरा क्लियर ना हो तो थोड़ा सा स्टार बना देते हैं हम। 258 045
655, ये हो गया। उसी तरह से मोबाइल संख्या भी लिखना है 6923455863, इस तरह से लिख देते हैं। ईमेल पता हमें लिखना है mayank@gmail.com। हो गए 9 पॉइंट्स, 9 बिंदु हो गए हैं मुख्य रूप से। नाम लिखा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, दूरभाष, मोबाइल और ईमेल। ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि ईमेल में ये पॉइंट्स लिखने ही हैं। उसके बाद ही आप विषय लिखोगे पत्र की तरह, ठीक है। अब चलते हैं कि हमने कौन कौन सी डिग्रियां हैं हमारे पास जो उस पद के लिए उपयुक्त हैं। अब देखो, शैक्षणिक योग्यताएं, तो इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू में हमने कितने लिखे? 9। अब ये कितने हैं? 8। सबसे पहला क्रमांक का रहेगा, तो नंबर 1 पे हम क्या लिख रहे हैं? ये हेडिंग से याद करो आप, परीक्षा, डिग्री या डिप्लोमा। सबसे पहले कौन सी परीक्षा है या कौन सी डिग्री है, कौन सा डिप्लोमा है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ष, भाई परीक्षा की जो डिग्री हमने प्राप्त की वो किस वर्ष में की? इस वर्ष में की। कौन सी संस्था से की? इस संस्था से की। कौन सा बोर्ड था या विश्वविद्यालय था? विषय क्या थे? श्रेणी क्या थी? प्रतिशत क्या था? ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ। तो ये 8 बिंदु ये हैं, ठीक है। तो पहला हम चलते हैं 10वीं 2008 केंद्रीय विद्यालय। बोर्ड CBSE बोर्ड। विषय अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। श्रेणी कौन सी थी? प्रथम। प्राप्तांक या प्रतिशत 95%। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम 12वीं की तरफ। क्रमांक दूसरा सेम है, ये तो नीचे नीचे लिखते जा रहे हैं हम। 12वीं 2000 में केंद्रीय विद्यालय, CBSE बोर्ड, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, प्रथम 96%। अब हम चलेंगे BA, जिसको कला में स्नातक, BA इस तरह से लिखा। कब किया? 2003 में, क्योंकि 3 साल की रहती है डिग्री, इसलिए 2000 में हमने 12th किया, 2003 में हमने BA किया। संस्था कौन सी थी? भारतीय डिग्री कॉलेज लखीमपुर। विश्वविद्यालय या बोर्ड क्या था? कानपुर विश्वविद्यालय। विषय हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र। श्रेणी प्रथम, प्राप्तांक 86%। अब हम चलेंगे शिक्षा में स्नातक, B.Ed, ठीक है। शिक्षक के लिए सबसे जो, यदि शिक्षक का आ जाता है कि आपको शिक्षक पद के लिए आवेदन देना है, तो B.Ed तो लिख कर आना ही आपको, क्योंकि शिक्षक के लिए ये डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। कब किया? 2004 में। YD कॉलेज कानपुर, कानपुर विश्वविद्यालय। शिक्षण विषय हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान, प्रथम 87%। हो गया। 5वां है उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर, ठीक है। ये भी किया। कब किया? 2011 में। संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। विषय बाल मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित। श्रेणी प्रथम, प्राप्तांक या प्रतिशत 85%। अब अन्य हमें योग्यताओं के बारे में बताना होगा। वो तो हो गई हमारी शैक्षणिक योग्यताएं कि 10वीं से लेकर कौन कौन सी डिग्री हमने प्राप्त की, कौन से वर्ष में हमने प्राप्त की, कौन सा विषय था और कितने प्रतिशत हमें प्राप्त हुए, ठीक है, कौन सी श्रेणी में हमने पास की। अब हम चलते हैं अन्य योग्यताओं की तरफ। तो अन्य संबंधित योग्यताएं, पहला बिंदु है ऑनलाइन शिक्षण का अनुभव। दूसरा बिंदु है 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव। तीसरा है कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में टाइपिंग, पढ़ाने हेतु प्रेजेंटेशन निर्माण, वीडियो एडिटिंग, कैमरा संचालन आदि का ज्ञान। ये हमने अपनी अन्य योग्यताओं के बारे में बता दिया। उपलब्धियां, अचीवमेंट्स जिसको कहते हैं, लेकिन हमें यहां उपलब्धियां ही लिखना है। कविता लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक पुरस्कार प्राप्त, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन, गैर शैक्षणिक गतिविधियां। ये तो हो गई शैक्षणिक गतिविधियां। अब गैर शैक्षणिक, ठीक है, कि और इसके अलावा क्या है? पर्यटन का शौक, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार की योग्यता एवं क्षमताओं से परिचित हो, मतलब और रेफरेंस जिसको कहते हैं ना कि कौन कौन है। तो यहां पर श्री रामास्वामी, जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर,
दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये हो गया हमारा स्ववृत्त लेखन और आपको पूरे नंबर 5 इसमें मिल जाएंगे। अथवा, स्ववृत्त लेखन अथवा, कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपने पत्र लिखा लेकिन किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए अपने जिले के डीएम को इस पर संज्ञान लेने के लिए एक ईमेल पत्र लिखिए। स्ववृत्त या ईमेल, ठीक है, स्ववृत्त हमने देख लिया, अब हम ईमेल देखेंगे कि ईमेल किस तरह से लिखा जाता है। ये किया हमने, ये बॉक्स बनाना मत भूलना। सबसे पहले हमने एक कॉपी जितनी हमारी बड़ी रहेगी ना आंसर की, उसी की तरह से आप बिल्कुल उसी से लगा हुआ एक बॉक्स बना लीजिएगा और बॉक्स के अंदर ही आपको ईमेल लिखना होगा, ठीक है। प्रेषक मतलब फ्रॉम, किसकी तरफ से जा रहा है, m@gmail.com, प्रेषित या प्रेषककर्ता to dm.@.com। विषय सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था के विषय में, जैसे औपचारिक पत्र लिखते हैं ना उसी तरह से बस ये कॉलम्स बने रहेंगे। जिला अधिकारी महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं एक जागरूक नागरिक हूं और इस ईमेल के माध्यम से सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आबासा, अब यहां पर कोई जिले का नाम नहीं दिया था, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था, इसलिए लिख दिया आबासा जिले के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक मरीजों को देख नहीं रहे हैं। चिकित्सक समझते हो डॉक्टर, उसकी जगह आपको हिंदी में चिकित्सक ही लिखकर आना है। आई होप आपको ये तो याद रहेगा और पता होगा। तो अस्पताल में चिकित्सक मरीजों को देख नहीं रहे हैं, देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, इलाज के नाम पर बाहरी दवा लिखते हैं और प्राइवेट पैथोलॉजी से जांच कराने के लिए भी कहते हैं। शिकायत लिखनी है। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था भी उचित नहीं है। अस्पताल में चिकित्सकों और वहां के कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। इसके बारे में कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने केवल आश्वासन की घुट्टी पिला दी है। महीनों गुजर गए हैं लेकिन अस्पताल का रवैया उसी तरह का है। थक हार कर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि सरकारी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का कष्ट करें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को सही चिकित्सा सेवा मिल सके। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय आबासा। हो गया ईमेल। बस ईमेल लिखते समय सबसे पहले हमें ये याद रखिएगा, प्रेषक आएगा, ठीक है, आप क्या हो, आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, काल्पनिक कोई सा भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा आएगा प्रेषककर्ता या टू, तो प्रेषक और ब्रैकेट में फ्रॉम भी लिख देना, फिर प्रेषित या प्रेषककर्ता और ब्रैकेट में टू भी लिख देना। तो यहां सबसे पहले रहेगा हमारा ईमेल एड्रेस आईडी और दूसरा रहेगी फिर जिसको हम भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी। ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और ये याद रखना है कि आपको कॉलम बनाकर लिखना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं 17वें प्रश्न पर। रुचिकर परिधान शोरूम को अपने परिधानों की बिक्री बढ़ानी है। वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं। कौन से परिधान है भैया? रुचिकर परिधान शोरूम। इस संबंध में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, लगभग 20-25 शब्दों में तैयार कीजिए। विज्ञापन, विज्ञापन मतलब यस, अब आपकी कला की, आपकी क्रिएटिविटी की होगी परीक्षा। सबसे पहले आपको यहां पर लिख देना है विज्ञापन, उसके बाद बनाना है एक बॉक्स और बॉक्स के अंदर आप किस तरह की रचनात्मकता कर सकते हैं, किस तरह की कलाकारी कर सकते हैं। आइए आइए, मौका हाथ से निकल ना जाए। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले ग्राहकों को 50% की छूट, भले ही 20% की है लेकिन आप ऐसे तो ओवरऑल लिख देंगे आप 20% की छूट, ठीक है, ऐसे करके आप लिख दोगे। इस तरह से स्टार के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक। लेकिन साथ में ये भी लिख देना कि पहले 50 ग्राहकों को 50% की छूट, तो इससे और आकर्षित होते हैं ना लोग। ये हो गया। तो देखो यहां पर
हाँ, चित्र भी जरूरी है। आप जितने अच्छे से विज्ञापन को प्रस्तुत करोगे, विज्ञापन में पूरे के पूरे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। सेल 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 लिखना होगा। मनमोहक एवं मनभावन कपड़ों का एकमात्र स्थान, रुचिकर परिधान शोरूम। आधुनिक फैशन, मनभावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। 20% की छूट, 20% की भारी छूट। और एक जगह और आप लिख सकते हो ऐसे करके कि प्रथम 50 ग्राहकों के लिए 50% की छूट। फिर देखना कितना अच्छा चलेगा आपका शोरूम। ऐसे लिख सकते हो आप। तो जितने सुंदरता से, अभी ऐसे मैंने लिख दिया, आप जितने सुंदरता से बहुत अच्छे से लिखोगे ना, उतना आपका विज्ञापन में 4 नंबर तो पक्के हैं। ठीक है, लिख दिया। सबसे पहले हमें सेल 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 लिखना है। जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, ये सब लिखना है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। और यहां पर पता भी लिख सकते हैं। पता लिख दीजिए, कोई भी काल्पनिक पता लिख दीजिए। यहाँ पर आप इस तरह के शर्ट, टी शर्ट या बच्चों के कपड़े बना सकते हैं, कैप वगैरह बना सकते हैं। यदि इस तरह के हम ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते तो कपड़े तो बना ही सकते हैं ना, कपड़ों की सेल है। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे पूरे 4 नंबर। क्लियर हुआ? अथवा या शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। 4 नंबर का ही है। विज्ञापन लिखना है या संदेश लिखना है। अब टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो उनके लिए आपको संदेश लिखना है। शिक्षक दिवस की शुभकामना हेतु संदेश, इसको भी आप बॉक्स के अंदर लिख कर आएंगे। बॉक्स बनाना मत भूलिएगा बेटा, बॉक्स बहुत जरूरी है। दिनांक 5 सितंबर 2020, समय प्रातः 8 बजे। आदरणीय अध्यापिका मंजू मैम, आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां पर चाहें तो आप अपने जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनका नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये तो एक उदाहरण है। ठीक है, आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव मेरे जीवन की प्रेरणा और आदर्श रही हैं। आपने हमेशा सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। आपके पढ़ाने की शैली अत्यंत विशिष्ट और प्रभावी है। आपके सफल मार्गदर्शन के कारण ही आज मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर एक सफल शिक्षक बन सका हूं। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छात्र कार्तिकेय। ऐसे संदेश लेखन लिख दीजिए। फिर देखिए आपको कैसे 4 नंबर मिलते हैं। हो गया? तो ये था हमारा मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन, जिसको आपने, आशा करती हूं, बहुत ध्यान से सुना है, समझा है और परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी आपने कर ली है। प्रिय विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। मैग्नेट ब्रेन से आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। और अब तो मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स, ई बुक्स भी आ गई हैं, जिनमें MCQ, सैंपल पेपर्स, सब कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको परीक्षाओं में तो सफलता दिलाएंगी, साथ ही साथ आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने में भी आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।